हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में तुम्हें ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर तुम्हें बताया, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए, क्वेश्चंस किए लेकिन एक दो क्वेश्चंस किए। तो आज ढूंढ ढूंढ के अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे कैसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंट्रॉइड निकलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे तो ये बस केवल देखने के रह जाएंगे, ठीक है। तो ये डू योरसेल्फ में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, उम्मीद करें तुमने कर लिया होगा, ठीक है। मीन्स तुम्हें ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है और उसका तुम्हें सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर से निकालने के लिए बोला गया। तो इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। टेको वाला अपन देख लेते हैं, टेको वाले में कहीं पर अगर हो तो उसको निपटा लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस नहीं करने पर बस केवल सुनने में लगता है। तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये एक्चुअली इतना लंबा हो जाता है कि टाइम के अंदर नहीं हो पाता है, तो लोग फंस जाते हैं कि मीन्स लगाने गए और टाइम पे नहीं सॉल्व कर पाए, इस वजह से पेपर खराब हो जाता है। तो हमें वो सब नहीं चाहिए पहली बार। तो पहले इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, कौन सा तरीका बेटर है, किस तरीके से फास्ट तरीके से निकलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें भी शायद मुश्किल मिलेगा। मतलब ये सब क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर मिलेगा। मैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर सकता हूँ। एक्सरसाइज 1 में, चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose इक्वेशन ऑफ साइड्स आर। हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है जिसके इक्वेशन ऑफ साइड्स में दे रखे हैं, वो हमारा है x + y = 1, ये हमारा एक साइड है। नेक्स्ट साइड है 2x + 3y = 6 और नेक्स्ट साइड हमारा 4x - y + 4 = 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ whose sides are x + 1 = 1, सेकेंड हमारा 2x + 3y = 6 और नेक्स्ट हमारा 4x - y + 4 = 0 विदाउट फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। ये बोल रहा है कि हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है लेकिन हमें वर्टिसेस नहीं निकालने हैं। ये अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि वर्टिसेस निकाले करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें वर्टिसेस नहीं निकाले तो क्या करने वाले हैं। मान लो ऑर्थो सेंटर को हमें स्टॉप के मान लिया। अब तुम्हें ये पता है कि ऑर्थो सेंटर से जो लाइन आता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है और यहां से पास होता है। अब तुम्हें एक्चुअली मैंने बताया नहीं है कि फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब मैंने तुम्हें बताया नहीं है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन यूज होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा पास होगा तो वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो। ओके, तो तुम बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं अभी सॉल्व कर दूं लेकिन तुम फंस जाओगे। तो लिखो फैमिली ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम तुम्हें पढ़ा देते हैं फैमिली ऑफ लाइन होता क्या है, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे, उससे बेटर है कि अभी पढ़ के निकाल लेते हैं क्या होता है। तो लिखो फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। ध्यान रहे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज यहाँ पर यूज हो रहा है। तुम्हें फैमिली ऑफ लाइन पता होना चाहिए, वो हम आगे जाकर पढ़ते, लेकिन अभी यूज हो रहा है तो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बाद में ये ना बोला कि सर आप फैमिली ऑफ लाइन आगे पढ़ाइए, ये नहीं, अभी पढ़ो। तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब होता है फैमिली ऑफ कर्व समझो, लाइन का फैमिली ऑफ कर्व समझो। तो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन हो, कुछ भी प्रॉपर्टीज कॉमन हो। तुम्हारा हो सकता है कि दोनों सारे कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो, सारे कर्व पे पैरेलल टेंजेंट आ रहे हैं। ये मतलब ये बड़ा अजीब तो बोल रहा हूं मैं, फैमिली ऑफ कर्व तुम्हें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज ये हो सकता है कि सारे कर्व पैरेलल हो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है। जैसे हमारे पास फैमिली का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी। अपना जो रियल लाइफ में फैमिली है तो उसमें हमारा सरनेम कॉमन है, मीन सबका जितने भी फैमिली के लोग होंगे उनके सरनेम कॉमन होंगे, एक ही घर में रहते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं फैमिली ऑफ कर्व की बात करूं तो अगर सारे कर्व ऐसे एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, सारे कर्व ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है, तुम्हारा ये क्या है, ये फैमिली है। ये एक फैमिली है जिसमें हमारे सारे कर्व एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक छोटा होता रहा, ये गलत है। मतलब अगर ऐसा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस छोटा, यहाँ इसमें देखो छोटा दिख रहा है, इसमें कर्व ज्यादा है, इसमें कर्व कम है, तो ये फैमिली, लेकिन मैंने गलत बनाया है। बोलने का मतलब ये है कि एक दूसरे के पैरेलल है फैमिली में। दूसरा ये है कि कोई गिवन कर्व पे सब परपेंडिकुलर हो, वो भी एक फैमिली है। या तो किसी कॉमन पॉइंट से सारे कर्व पास हो रहा हो, सारे कर्व किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रहा हो, ये फैमिली है। तो फैमिली का मतलब ये है
कि हमारा कोई प्रॉपर्टी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अब लाइन में क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइन में क्या क्या हो सकता है, सारे लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, सारे लाइन गिवन लाइन में परपेंडिकुलर हो, तो गिवन लाइन में परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, फिर से पैरेलल हो जाएंगे, फिर से पैरेलल हो जाएंगे। सारे लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो, इसको हम कॉन्करेंसी बोल रहे थे। तो हम ये वाला पढ़ते हैं, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। फैमिली का मतलब बस ये है कि वी हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो फैमिली का। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होगा जहां से हमारा फैमिली ऑफ लाइन पास होगा। इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं ना, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, family of line passing through point of intersection of the line L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0. Family of line passing through point of intersection of the line L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0. L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. L2 का मतलब है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Is given by, ये हमारा L1 का मतलब है, ये हमारा L2 का मतलब है, is given by L1 plus lambda L2 is equal to 0. Is given by L1 plus lambda L2 is equal to 0. सीधा मतलब L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली का इक्वेशन क्या होगा, L1 L2 के मींस L1 equal to 0 L2 equal to 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली का इक्वेशन हमारा हो जाएगा सीधा L1 plus lambda L2 is equal to 0. ये हमारा हो जाएगा फैमिली का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अब हर जगह हम यूज करने वाले, ध्यान रहे, कभी भी फैमिली ऑफ लाइन बोला गया, मैं एक्चुअली तुम्हारा फैमिली ऑफ लाइन नहीं बोलेगा, तुमसे अगर बोले रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड पॉइंट 1, 2, जस्ट ये तुम अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट, तो हम अब तक क्या कर रहे थे, अब तक हम ये कर रहे थे कि इन दोनों को सॉल्व करके तुम्हारा ये पॉइंट आ जाता, यही कर रहे थे हम लोग ना, अब तक इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये पॉइंट आ जाता। अब एक पॉइंट हमें दिया गया है, एक पॉइंट हमने निकाल लिया है, दोनों के इंटरसेक्शन से मतलब दोनों से पास होने लाइन का क्वेश्चन होता है y minus y1 equal to m times of x minus x1, m निकाल लेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इन दोनों को सॉल्व करने में टाइम जाता, अब हम वो टाइम बचा लेंगे, कैसे, हम बोलेंगे कि हमारा लाइन ऑफ यहां से पास होने वाला है, तो यहां से पास होता है इनका L1 equal to 0 L2 equal to 0 बना लो, हमारा L1 equal to 0 मतलब x plus y minus 1 equal to 0 और L2 is equal to 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमारा फैमिली का क्वेश्चन हो जाएगा x plus y minus 1 plus lambda times of 4x minus y plus 4 is equal to 0, ठीक है। ये हमारा हो गया फैमिली। अब ये फैमिली कभी ना कभी इस पॉइंट से भी पास होगा, इस फैमिली में कोई ना कोई तो लाइन ऐसा होगा ना जो हमारे इस पॉइंट से पास होगा और वो फिक्स लाइन होगा, इनके इंटरसेक्शन हमारे पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से पास होने के लिए कोई एक फिक्स लाइन चाहिए, जैसे हमारा इनके इंटरसेक्शन से हजारों लाइन पास होंगी, लेकिन कोई एक फिक्स लाइन होगा जो यहां से पास होगा। तो बस करना क्या है, इस फैमिली में वो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकाल लो, सेटिस्फाई करना तो हमारा जाएगा 2 plus 1 minus 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 4 2 8 ओके सॉरी 1 plus 2 है, x का वैल्यू 1, तो 1 plus 2 minus 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 minus 2 plus 4 is equal to 0। इसको सिंपलीफाई करके लैम्डा निकालो तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा -2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा -2/6 -1/3 -1/3 रख देंगे तो हमारा वो लाइन आ जाएगा जो इनके इंटरसेक्शन से और यहां से पास हो रहा है। तो ये हमारा टाइम बचाता है, फैमिली ऑफ लाइन का जो यूज है वो हमारा टाइम बचाता है। तो हम अब वही करने वाले हैं, हमने ये पढ़ लिया है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली का इक्वेशन हमारा L1 plus lambda L2 is equal to 0 होता है। अब तुम किसी को भी L1 किसी को भी L2 ले सकते हो, उसके हिसाब से लैम्डा आएगा और हमेशा फाइनल आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो कोई गलती ना करना, ये नहीं ये सोचने ना लगना कि यार किसको हम L1 लें किसको L2 लें, क्योंकि लैम्डा तो L2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसा ना हो कि हमने L1 में मल्टीप्लाई कर दे, तुम जिस हिसाब से लोगे L1 L2 उसके हिसाब से लैम्डा वही करेगा,
और फाइनल आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। तो हमसे बोला गया कि हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है लेकिन वर्टेक्स नहीं निकालना है। तो वर्टेक्स अगर नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। हमें ये पता है कि ऑर्थो सेंटर हमारा एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। तो हम दो ऑर्थो सेंटर लिख दो एल्टीट्यूड लिख लेंगे, लेकिन दोनों एल्टीट्यूड लिखने के लिए हमें वर्टेक्स चाहिए था, लेकिन हम वर्टेक्स हम निकाल नहीं सकते। हमें कंडीशन बोल दिया गया कि वर्टेक्स तुम नहीं निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से पास वाला फैमिली का इक्वेशन लिख लेंगे। वो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ एक फैमिली, ये हमारा हुआ एक फैमिली। ऐसे यहां से पास वाला फैमिली का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, वहां से पास वाला फैमिली का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ दूसरा फैमिली। ये पहला फैमिली, दूसरा फैमिली। दोनों फैमिली का कोई ना कोई लाइन ऐसा होगा, जैसे इस फैमिली का यहां से पास वाला लाइन का जो फैमिली बनता है, उस फैमिली से एक लाइन ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। वही तो एल्टीट्यूड है ना। इस फैमिली का एक लाइन ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हमारा है -2/3। एक लाइन ऐसा होगा जिसका स्लोप 3/2 होगा, एक लाइन। तो यहां से लाइन का स्लोप निकालो। अब उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में अरेंज करो तो हमारे पास हो जाएगा x कॉमन तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा, y कॉमन ले तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, कांस्टेंट देखो तुम्हारा हो जाएगा, तो कांस्टेंट हमारा 4 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो कोई गलती नहीं होना चाहिए। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो x कहां का, x यहां पर, तो 4 लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा प्लस 1, y हमारा यहां पर है 1 माइनस लेमडा, कांस्टेंट हमारे पास है 4 लेमडा माइनस 1। अब इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया हमारा माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा। और ये स्लोप कितना होना चाहिए, ये स्लोप हमारा 3/2 होना चाहिए अगर वो इसके परपेंडिकुलर होना है। तो एल्टीट्यूड का इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लेमडा का वैल्यू है, अब सिंपलीफाई करते हैं हमारे पास, इस माइनस साइन को हम नीचे अरेंज कर देंगे तो हमारा जाएगा लेमडा माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा जाएगा 2 प्लस 8 लेमडा इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 3। तो उसको उधर ले जाओ तो जाएगा 5 लेमडा इज इक्वल टू -5, तो लेमडा इज इक्वल टू -1, लेमडा इज इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन तुरंत आ जाएगा। -1 पुट करो तो जाएगा हमारा -3x और दूसरा भी तरीका था, मेरे दिमाग में दूसरा भी तरीका चल रहा है, इस वजह से मैं स्टॉप हो गया। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो -3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ एक एल्टीट्यूड इसका इक्वेशन। अब हमने इसका फैमिली लिख दिया है, एक लाइन ऐसा होगा जिसके परपेंडिकुलर होगा। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हमारा है 4, इसका स्लोप हो जाएगा -1/4। अब इसको फिर से सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके स्लोप निकालो। तो अगर मैं स्लोप डायरेक्टली लिखूं तो होप कर रहा हूं कि तुम समझ पाओगे। तो हमारा हो जाएगा 2μ प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3μ माइनस साइन के साथ। मैंने स्लोप डायरेक्टली लिखा है, प्लीज वेरीफाई कर लो। इस लाइन का हमने x कनेक्ट किया था, x कनेक्ट करने से हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2μ, तो हमारा -a/b होता है, तो माइनस a का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2μ बाई b का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3μ। तो ये हमारा स्लोप है, इसको -1/4 के बराबर कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सिंपलीफाई कर लो तो हमारा म्यू का वैल्यू आने वाला है। तो सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 8μ प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3μ। तो हमारे इस तरह 5μ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे गलती नहीं बना, -3, तो म्यू का वैल्यू आ रहा है -3/5। होप कर रहा हूँ कि गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर म्यू थोड़ा सा फ्रैक्शन जैसा आ गया और मैं होप कर रहा था इंटीजर का। एक बार देख लेते हैं, एक बार गलती नहीं होना चाहिए। -a/b करना है तो -a हमारा वैल्यू 1 प्लस 2μ, ठीक है, b हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3μ, और ये हमारा इसका स्लोप हमारा 4 है तो उसका स्लोप -1/4 है, तो -1/4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 8μ प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3μ। तो हमारा सही है, म्यू का वैल्यू आ चुका है। इस म्यू का वैल्यू वापस इसमें पटक देना जहां से हमने निकाला है।
तो हमारा दूसरा एल्टीट्यूड आ जाएगा। दोनों एल्टीट्यूड सॉल्व कर लेना तो हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अब ये तुम्हें अब आगे करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, बस म्यू को वहां रख दो, तुम्हारा दूसरा एल्टीट्यूड आ जाएगा, दोनों एल्टीट्यूड सॉल्व कर तुम्हारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। वही मैं बोल रहा ना, मैं दूसरा तरीका सोचने लगा, इस वजह से मैं थोड़ा स्टॉप हो गया। ये एक तरीका हो, ठीक है। और तरीका ये है कि ऑर्थो सेंटर को हम h, k मान लेते हैं। हमने यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कुछ माना नहीं, हमने बस केवल फैमिली लिखा, एक लाइन ऐसा हुआ जो यहाँ से परपेंडिकुलर हुआ तो एक लाइन हुआ, ऐसे दूसरा एल्टीट्यूड लिखा, दोनों को सॉल्व करके हमारा ऑर्थो सेंटर आ गया। ये एक तरीका हुआ। अब हम तुम्हें दूसरा तरीका डिस्कस करके बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में यार कौन सा तरीका तुम्हें लगाना, जो फास्टेस्ट तरीका वही लगाना है। और बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव तरीके को ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीके से लगा देते हैं। अगर ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस ऑर्थो सेंटर अगर है तो वहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करें इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। मींस ऑप्शन देख के निकाल लेते हैं यार, मतलब तुम्हारा अगर इसमें ऑप्शन होता तो तुम्हें दिखाते कैसे करते हैं। ऑप्शन नहीं है, बस थोड़ा मैं छोड़। अब दूसरा तरीका हम डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ऑर्थो सेंटर को हम h, k मान लेते हैं, जिसको हमें निकालना है। अब हमें ये पता है कि हमारा यहां से अगर हमने लाइन ड्रॉ की इसके परपेंडिकुलर होगा, यहां से लाइन ड्रॉ की तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे। हमें चलो इसका स्लोप मिला हुआ है, हमारा इसका स्लोप 3/2 है। तो हमारा अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म मिले तो मान लेगा y माइनस k इज इक्वल टू 3/2 x माइनस h। एक लाइन मिल गया, लेकिन उसको फैमिली से पास कराना है तो मैं वर्टेक्स पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्टेक्स से भी पास होना चाहिए ना। अगर क्योंकि यार लाइन के परपेंडिकुलर तो दुनिया भर के लाइन है ना, एक लाइन के परपेंडिकुलर तो दुनिया भर के लाइन, लेकिन एल्टीट्यूड एक ही है। वो कौन सा है, जो वर्टेक्स से पास हो। तो हमें ये पॉइंट चाहिए। अगर तुम ऐसे जाओगे तुम्हें वो पॉइंट चाहिए, वो हमारा पॉइंट निकालना नहीं है, कंडीशन दिया गया निकालना ही नहीं है। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, ध्यान रहे, ठीक है। अगर पॉइंट निकालना है तो फैमिली से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करते, दोनों को सॉल्व करते पॉइंट आ जाता, फिर इसका इक्वेशन तुरंत डायरेक्टली लिख लेते, क्योंकि इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन डायरेक्ट आ जाता। फिर इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका स्लोप डायरेक्टली पता है, तो इक्वेशन दोनों इक्वेशन सॉल्व करना हमारा आंसर है। तो वो ज्यादा इजी था, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन दे दिया गया कि हमें वर्टिसेस निकालने ही नहीं है, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ कि ये चीज तुम समझ पा रहे हो फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है, तो उसका यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन और क्या मिलेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये, टू वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल आर इतना इतना, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है। इसमें बोल रहा है कि दो वर्टिसेस तुम्हें दिए हुए हैं और ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। दो वर्टेक्स दिया और ऑर्थो सेंटर दिया हुआ, तो तुमसे थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है। तो मान लो हमारे दो वर्टेक्स कौन कौन से, टू वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज 4, -3 एंड -2, 5। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1, 2, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स को मैं h, k मान लेता हूं, हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आसान है, एक्चुअली आसान है। हमारा जो ऑर्थो सेंटर है वो एल्टीट्यूड पे लाई करता है, इतना हमें पता है। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 5 माइनस ऑफ -3 अपॉन -2 -4 कितना है 8 बाई -6, तो -4/3 है। अगर इसका स्लोप -4/3 तो इसका स्लोप 3/4 होना चाहिए। एक इक्वेशन कैसे, k -2 अपॉन s -1 इज इक्वल टू 3/4। समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो, इसका स्लोप कितना है, ये स्लोप कितना है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये स्लोप कितना है 2 माइनस ऑफ -3 अपॉन 1 -4 कितना हो रहा है 5/-3। ये हमारा है -5/3, इसका स्लोप क्या होगा 3/5। स्लोप निकालो तो होगा 5 - k अपॉन -2 - h इज इक्वल टू 3/5। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो तो हमारा तीसरा वर्टेक्स आ जाएगा। जो तरीके हैं, तरीका पहले समझो, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें तुम अगर रॉन्ग तरीके से गए तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं तो ये नहीं बोलता क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन टाइम, जो तुम्हें टाइम चाहिए, हो सकता है तुम्हें बोला जाए कि तुम एक्सपेक्ट करो तुम 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले हो, और वो 2 मिनट नहीं तुम्हारा 15 मिनट ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है ना यार। जेई में, IIT जेई में, मतलब तुम्हारा नॉलेज के साथ एफिशिएंसी भी होना चाहिए। ऐसे नहीं बस तुम्हारे पास नॉलेज एफिशिएंसी है ही नहीं,
तुम एक क्वेश्चन को आधा घंटा में कर रहे हो, कोई मतलब थोड़ी ना है। क्वेश्चन का लिमिट मतलब 5 मिनट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट से ऊपर जा रहा है तो तुम गलत तरीके से कर रहे हो। तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और तुम कर नहीं रहे हो, तुम गलत तरीके से कर रहे हो। ध्यान रहे, तुरंत पेन नहीं उठना चाहिए। क्वेश्चन पहले समझ लो तब पेन उठाओ। अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो पेन उठाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पेन उठा के तुम टाइम वेस्ट करोगे। क्वेश्चन अगर तुम्हें स्ट्राइक कर दिया, तुरंत पेन उठाओ, तुरंत सॉल्व कर दो, तुरंत सॉल्व कर दो। यही तरीका होता है निपटने का IIT से, यही तरीका होता है, ठीक है। तो वो करोगे तुम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई मिल रहा है और तो सेंटर इन सेंटर का मिलेगा। कर लोगे ना यार, मीन्स मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है। तुम लोग क्लासरूम होते तो मेरा तुम हेल्प करते हैं, बता देते सर यहाँ पर क्वेश्चन है, वो है नहीं, तुम क्लासरूम में नहीं हो। इन सेंटर का मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। और ध्यान रहे, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों पार्ट पूछ लिया, मीन्स कल मैंने तुम्हें आखिरी में बता दिया कि कैसे डील करना है, लेकिन उसको मैंने ज्यादा किया नहीं। जैसे अगर मान लो तीनों पार्ट पूछ लिया कि हमारा ट्रायंगल दे दिया गया, ट्रायंगल के तीनों साइड तीनों वर्टेक्स दे दिया गया, जो भी दिया था, ठीक है। तुमसे सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब पूछ लिया कि सेंट्रॉइड बताओ, सर्कम सेंटर बताओ, ऑर्थो सेंटर बताओ। तो ये नहीं, तीनों निकालना शुरू कर दो। दो निकालो, कोई दो निकालो। सेंट्रॉइड तुरंत निकल जाएगा, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। सेंट्रॉइड तुरंत निकलेगा, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में से कोई एक निकाल लो जो तुम्हें इजी लगे। वैसे ऑर्थो सेंटर निकालना ज्यादा इजी होता है अगर तुम्हें वर्टेक्स मिल गया तो। वर्टेक्स तुम्हें चाहिए, तुम सर्कम सेंटर निकालो चाहे ऑर्थो सेंटर निकालो, फास्टेस्ट तरीका वर्टेक्स से ही जाता है। तो ऑर्थो सेंटर निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि वर्टेक्स से पास होना है और उसका परपेंडिकुलर है, तुरंत सॉल्व कर लोगे। अब तुम्हारा सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर आ चुका है, तो ये होता है हमारे पास सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर 1:2 में होते हैं। तुम बोलोगे सर याद कैसे रहेगा कि 2 किधर है 1 किधर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यही होता है, राइट एंगल पे। खुद से सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यही है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे ये आएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप ये आएगा, तुम्हारा यही ऑर्थो सेंटर है। और सर्कम सेंटर हमारा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। सर्कम सेंटर का मतलब यहां से एक ट्रायंगल पास होगा और ये हाफ सर्कल होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये सर्कम सेंटर है। ये ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो है, ठीक है, और ये सर्कम है। तो सेंट्रॉइड जो होता है मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन है, तो मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन हमारा इधर होगा। तो ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड ज्यादा दूर होता है, इस तरह से तुम याद रखना। ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड दूर होता है, तो 2:1 का रेशियो है, लेकिन ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड पे 2 है। इस तरह से डायग्राम याद रखना, तुम्हें हमेशा याद रखना, नहीं तो क्या होगा ना कि बाद में लोग कंफ्यूज आते हैं किधर 2 था किधर 1 था, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हमें तो इतना पता रहता है कि हमारा सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर 2:1 के रेशियो में होते हैं, लेकिन 2 किसके बीच में ये भूल जाते हैं लोग। तो इस तरह से याद रखना कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड हमेशा बीच में रहने वाला है, और सर्कम सेंटर या सेंट्रॉइड मतलब सर्कम सेंटर यहाँ पर है, ऑर्थो सेंटर यहाँ पर, सेंट्रॉइड बीच में होना है, इतना हमें पता है। लेकिन सेंट्रॉइड बीच में होना तो इसके पास होगा किसके पास होगा वो हमें नहीं पता होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे तुम बनाओगे ना, अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि सर्कम सेंटर के पास सेंट्रॉइड चला जाता है, तो 1 उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में 2 नहीं है, ये सब ट्रायंगल के लिए 2 है। राइट एंगल ट्रायंगल से मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल से तुम समझ सकते हो कि हमारा सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर 1:2 के रेशियो में होते हैं। सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर ये 1:2 में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो सी पास में,
CO2 है। इस तरह से तुम याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान रहे सेंट्रॉइड बीच में, तो तुम्हारी मर्जी सब कुछ कैसे कैसे करो। अगर तुम्हें तीनों पूछा गया है तो ये नहीं तुम सेंट्रॉइड निकाले फिर सर्कम सेंटर के लिए तुमने मेहनत किया फिर से ऑर्थो सेंटर के लिए मेहनत कर रहे हो, नहीं, फिर सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक था जो डिस्कस करते हैं। तो हमने तीन चीज कवर कर लिए, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आज हम लोग आगे चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या था पहले वो भी मैं क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग क्लियर नहीं होते हैं। सर्कम सेंटर का मतलब ये है कि उसको सेंटर मानते हुए हम ट्रायंगल के वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करें तो वो एक रेडियस देता है सर्कल का, और वहां से एक सर्कल पास होता है। तीनों ट्रायंगल से एक फिक्स सर्कल पास होता है, बात सबको पता है। ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स से फिक्स सर्कल पास होता है, तो उसका सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस सब सेम होता है, तुम इस तरीके से भी सर्कम सेंटर निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, अपना देख लेना कौन सा तुम्हारा फास्टेस्ट तरीका है। बहुत सारे लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आ जाता है उनका, ठीक है। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अब इन सेंटर क्या है, इन सेंटर हमारा एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, देख लो। इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। In center is point of intersection of internal angle bisector, means triangle, okay। अब ये मत सोचना यार सर बार बार एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, यार तुम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्यूट थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरसेक्शन जो होता है हमारा होता है इन सेंटर। ध्यान रहे, एंगल बाइसेक्टर भी कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास होता है, और वो क्या है, इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए हमारा है इन सेंटर, क्लियर। और इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। इन सेंटर निकालने, मान लो ट्रायंगल एबीसी, तो अब क्या करेंगे, तुम्हें इन सेंटर, ये हमारा कोऑर्डिनेट में बोल दे रहा हूं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तुम्हें ये बात पता है ट्रायंगल में, ट्रायंगल की बात तुम्हें पता होता है कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर साइड को, अगर मान लीजिए ABC है तो साइड को AB/BC के रेशियो में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इन्हीं के रेशियो में डिवाइड करता है, ये बात तुम्हें पता है ना, ठीक है। तो अगर तुम प्रूफ इसका, मतलब जो भी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर तुम उसका प्रूफ जानना चाहो तो ये मैं प्रूफ बताता हूं कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें दो एंगल बाइसेक्टर लिखना होगा, एंगल बाइसेक्टर, उसका भी लिखने का फॉर्मूला हमारे पास है, टेंशन ना लो, उसका भी हमारे पास है कि एंगल बाइसेक्टर को लिखते कैसे, हम वो भी पढ़ने वाले इसके बाद। लेकिन अभी क्या है, अभी हम तुम्हें सब कुछ बता नहीं सकते, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अगर हमने दो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लिया और दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। दो एंगल बाइसेक्टर लिखे और मान लो हमने इसको लिखा और इसको लिखा, दोनों को सॉल्व कर तुम्हारा ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, तुम्हारा वो इन सेंटर हो जाएगा। लेकिन इतना कोई करता नहीं, तुम्हारे लिए मेहनत किया गया है और वो फॉर्मूला बना के तुम्हें दिया जाएगा। और प्लीज फॉर्मूला याद रखना क्योंकि यहाँ पर इन सेंटर निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अगर तुम प्रूफ वाइज जाओगे। अब प्रूफ वाइज मैं तुम्हें बता दिया हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार बता देता हूँ, अगर तुम प्रूफ वाइज जाना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, ये ABC है, हम इसका एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तुम्हें दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट तुम्हें पता है, दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, ये फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले से, ये हमारा हो जाएगा AB/BC। तो हमें ये वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स पता, हमें ये पॉइंट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, उसके बाद दोनों मिल गए तो इसका इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे। इसका एंगल बाइसेक्टर इस चीज को AB/AC में डिवाइड करेगा, AB/AC में, तो हमारा ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, तो दोनों को मिला के हमारा दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इन सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स तरीका अगर तुम करना चाह रहे हो, प्रूफ जो मैं लिखने वाला हूं अगर तुम उसको करना चाहोगे तो प्लीज कर लेना। अब कैसे करेंगे, हम A के अपोजिट साइड को A मान रहे हैं, पूरा लेंथ मींस BC is equal to A, B के अपोजिट साइड को हम B मान रहे हैं मींस AC is equal to B,
सी के अपोजिट साइड को हम सी बोल रहे हैं, तो मतलब AB इज इक्वल टू सी। ये लेंथ है। लेंथ मींस यहां से लेके यहां तक A है, यहां से लेके यहां तक B है, और यहां से लेके यहां तक C है। ये हमारा लेंथ है ट्रायंगल का, ठीक है। तो जो इन सेंटर का फॉर्मूला बनता है वो इन सेंटर का फॉर्मूला है अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो वर्टेक्स को। x में तुम्हारा हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद कर लेना, नहीं तो ये बहुत बड़ा सा होने वाला है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं आएगा। तुम निकालना चाहो तो एक बार निकाल लेना फॉर्मूला। मैं वो प्रूफ नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं है, ठीक है। किसी काम का मैं उसको नहीं प्रूफ कर रहा, जो काम का था मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ हमेशा कि ये मुझे काम करने दिखता है, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा इसको। तरीका तुम्हें बता दिया हूँ। तरीका कैसे है कि अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो इस पॉइंट को तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला वो रेशियो क्या होगा, वो C/A होगा। तो ax1 cx3 अपॉन a प्लस c। उसके बाद इसका इक्वेशन तुम लिखोगे ऐसे, हम इसका ये पॉइंट निकाल लेंगे, जो हमारा रेशियो हो जाएगा ये इस टू ये बोलो तो C/B। ये लेंथ C है तुम्हारा, ये रेशियो C/B हो जाएगा, ये लेंथ B है तुम्हारा C/B। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लिख लेंगे ये कोऑर्डिनेट bx2 cx3 अपॉन b प्लस c। उसके बाद ये पॉइंट ये दोनों को मिला के इक्वेशन लिख लेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमारा सेंटर आ जाएगा, जिसका मैं फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें बता रहा हूं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन सेंटर। और इन सेंटर काम क्या है? इन सेंटर काम ये है कि अगर इन सेंटर से सामने वाले साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो तो वो बराबर होता है। ध्यान रहे, ये एंगल बाइसेक्टर थे, जो हमारा ये वाला लाइन जो बढ़ा मैंने एक्सटेंड कर रखा है वो एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड में परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इन सेंटर का बस ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसको सेंटर मानते हुए सामने वाले वर्टेक्स वाले जो हमारा है उसको रेडियस ले लें तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है जो तीनों साइड को टच करता है। इन सेंटर का काम ये, इन सेंटर का ये है कि अगर हमारे इन सेंटर मिले हुए हैं, इन सेंटर से साइड का जो लेंथ होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप वो बराबर होता है। तो अगर यहां से यहां तक हम रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों साइड को टच करता है, उसी पॉइंट पे टच करता है जहां पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो कभी कभी हमसे इन रेडियस भी पूछता है कि इन रेडियस बताओ, कभी कभी पूछता है कि हमें ये रेडियस बताओ, इन सर्कल का जो रेडियस है उसका बताओ, ठीक है। तो वो भी निकालने का तरीका है, वो भी निकालने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। पहले इन सेंटर देख लो, और ये प्रॉपर्टी है कि हम एक ट्राई अगर उस सेंटर को, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर दें, सामने वाले साइड को रेडियस मानते हुए, सामने वाले साइड का लेंथ को रेडियस मानते हुए, तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो तीनों साइड को टच करेगा। तो और कभी तुमसे पूछ लिया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल, इसका मतलब इन रेडियस पूछ रहा है, उसका सेंटर इन सेंटर पूछ रहा है। अगर तुमसे पूछेगा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इसका मतलब सर्कम सेंटर पूछ रहा है। रेडियस बोले तो मतलब सर्कम रेडियस पूछ रहा है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को कैसे वो लोग घुमा फिराते हैं, कैसे घुमाते कैसे फिराते हैं, ये सब चीजों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि बस केवल पढ़ लिया फिर बस केवल लगे पढ़ो फिर ढूंढ रहे हो कहां पर इन सेंटर है तो हम फॉर्मूला लगाएं। क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता है, तुमसे बोलेगा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इसका मतलब है ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल एक ही सर्कल टच करता है, कौन सा है? इन सेंटर वाला, ठीक है। तीनों वर्टिसेस से एक ही सर्कल पास होता है, कौन सा सर्कल है? सर्कम सर्कल वाला। तो सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर्कम सेंटर। तो अगर तुमसे पूछ लेगा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो हमारा सर्कम सेंटर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ इन सेंटर का फॉर्मूला, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ax1 अपोजिट वर्टिस का होता है ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो हमारा हो गया इन सेंटर। अगर तुमसे इन रेडियस पूछ रहा है तो तुम इन सेंटर निकाल के परपेंडिकुलर ड्रॉप भी निकाल सकते हो। ये साइड का क्वेश्चन तुम्हें पता रहेगा, इन सेंटर मिल चुका, परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल तो इन रेडियस आता है, लेकिन इतना बड़ा कोई करता नहीं। अगर उसका रेडियस तुम्हें निकालना है तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं दिखाता हूं।
तुम ट्रायंगल का एरिया तुरंत निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला में तुम्हें बता रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं इन सेंटर मान रहा हूं, तुम्हारे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप तीनों पे सेम हो, ये बात तुम्हें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट करने वाले हैं कि इसको मिला वर्टिसेस से, मतलब ये कुछ मतलब नहीं था लेकिन फिर भी मैंने मिला दिया। मैं सर्कल बना देता हूं, तुम कंफ्यूज ना हो। ध्यान रहे, एक चीज ध्यान रहे, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर था। ये नहीं कि दोनों लाइन सेम नहीं है, मींस कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं। यही लाइन आगे एक्सटेंड नहीं हुआ है, ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है और वो ये एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन है। कंफ्यूज मत होना प्लीज, क्योंकि हम सारे लाइन बना देंगे तुम और ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। चलो मैं बना दिया, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर वाले, मैंने जो बाहर निकाल दिया है वो एंगल बाइसेक्टर, और ये जो जिगजैग वाले हैं वो परपेंडिकुलर वाले लाइन, जिसका वैल्यू रेडियस है, मैं आर बोल दे रहा हूं। तो अगर मान लो तुम्हें आर निकालना है तो जस्ट देखो ए बी सी, तो ये साइड हमारा ए हो जाएगा, ये साइड बी हो जाएगा, ये साइड सी हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, एक वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला, तभी तो मैं उसको मिलाया था, और एक ट्राइंगल ये वाला, 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इसका ट्राइंगल का एरिया लिखूं तो हमारा जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ बेस, बेस हमारा ए है और हाइट आर है, हाफ टाइम्स ऑफ बेस, ये हाइट है ना यार ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर है ना, तो हाफ बेस, बेस हमारा a इंटू आर, ये एक ट्रायंगल का हुआ। दूसरा हो जाएगा हाफ बेस, बेस क्या है b इंटू आर, आर हाइट है। तीसरा क्या होगा, हाफ बेस c है इंटू आर। ये हो गया तीनों ट्रायंगल का एरिया, और तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। पूरा ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होता है, साइड अगर तुम्हें पता है तो होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसको बराबर कर देना, तुरंत r का वैल्यू आ जाएगा। और यहां पर देखो, अगर यहां पर देखो तो ये हमारा s ही है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, हमारा r कॉमन, r बाई 2 कॉमन, तुम्हारा क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हमारा 2s होता है। तुम्हें जैसे यूज करना यूज कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा r का वैल्यू तुरंत आ जाएगा। तो अगर तुमसे पूछ लिया, इनके अगर तुमसे पूछा कि फाइंड द इन रेडियस, जो हमारा इन सेंटर आ रहा है उसका रेडियस क्या होगा, इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो ये भी एक तरीका है। और ये बेसिक तरीका है कि हमने इन सेंटर निकाल लिया है, इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल लो, वही रेडियस है। तुम किसी भी साइड पे निकाल लो, वही रेडियस है। और जनरली ये सिंप्लीफायर में बहुत आसान सा आता है, मतलब ये देखने में डरावना लग रहा है लेकिन आसान सा आता है। तो ये ज्यादा अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालने से तुम बचोगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम तुम्हें करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। साइड तुम्हें निकालना ही निकालना है, साइड तो यहाँ भी तुमने निकालना है, तो हमने इन सेंटर निकाल ही लिया है। तो इक्वेशन लिखने परपेंडिकुलर ड्रॉप लगाना बहुत आसान होता है। तो ये ज्यादा परफेक्ट मेथड होगा। अगर तुमसे इन रेडियस पूछा गया है तुम ये भी तरीका लगा सकते हो, ठीक है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम कोई भी तरीका लगाओ। तो ये हो गया हमारा इन सेंटर कहानी। ये इन सेंटर का और क्या और प्रॉपर्टी क्या है इन सेंटर का, एक तो हमारा ये हो गया कि इन सर्कल हमारा तीनों साइड को टच करता है, इंटरनली टच करता है, इंटरनली, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एंगल बाइसेक्टर साइड को अपने अपोजिट साइड में डिवाइड करते हैं, मींस ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये जिगजैग वाला, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये इस अपोजिट साइड को ये इस टू ये इस रेशियो में डिवाइड करता है, मींस AB इस टू BC के रेशियो में डिवाइड करेगा, उसका मतलब है C इस टू AM के। तो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे यूज करो, क्या यूज करो। तुम्हारा ये हो गया इन सर्कल का। तो इन सेंटर का अगर तुमसे इन सेंटर पूछ लेगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, तो एक्स सेंटर क्या है, एक्स सेंटर हमारे पास ट्रायंगल को टच करता है लेकिन एक्सटर्नली टच करता है, मींस मैं दिखाता हूं। एक्स सेंटर का मतलब ये है कि ट्रायंगल के तीनों साइड को एक्सटेंड कर दो और तीनों साइड को टच करे लेकिन एक्सटर्नली। मतलब दिखाता हूं क्या बात कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे एक्स सेंटर पूछूंगा तो एक्स सेंटर का मतलब ये है कि हमारा अगर मान लो ट्रायंगल है तो एक्स सेंटर का मतलब इस साइड को और बढ़ा दो, इस साइड को और बढ़ा दो, उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब आउटर एंगल बाइसेक्टर करते हैं। उसके बाद उनका इंटरसेक्शन हमारा होता है एक्स सेंटर। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये सर्कल तीनों साइड को टच करेगा। ऐसे हमारे पास 3 सेंटर होंगे,
एक हमारा इसको टच करेगा, एक हमारा इसको टच करेगा, ऐसे हमारे 3 होंगे। समझ पा रहे हो ना? मैं ट्रायंगल बहुत बड़ा बना दिया, इस वजह से हम डायग्राम बना नहीं पा रहे। अगर मान लो हमने ट्रायंगल छोटा बनाया होता, अगर हमारा ये ट्रायंगल होता तो एक एक्स सेंटर हमारा यहाँ पर होता, ये एक एक्स सेंटर है, एक एक्स सेंटर हमारा यहाँ पर होता, ठीक है, और एक एक्स सेंटर यहाँ पर होता। इसको बढ़ा दो तो इन तीनों को टच करेगा। तो 3 एक्स सेंटर तुम्हारे पास आने वाले। अगर तुमसे मैं बोलूं कि एक्स सेंटर, तब तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा तुमसे पूछा जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा गया कि फाइंड एक्स सेंटर, तुम पूछोगे कौन सा एक्स सेंटर, क्योंकि हमारे पास 3 एक्स सेंटर है। तो हर एक्स सेंटर का देखो एक साइड को टच कर रहा है। अगर यहां पर हमारे ट्रायंगल एबीसी है, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो ये वाला जो एक्स सेंटर है वो हमारा साइड बीसी को टच कर रहा है। ए क्या अपोजिट है, I1 बोल रहा हूं उसको। ये वाला बी वर्टेक्स का अपोजिट है, इसको मैं I2 बोल रहा हूं। ये वाला सी का अपोजिट है, मैं इसको I3 बोल रहा हूं। एक्स सेंटर हमारा जो है वो वर्टेक्स ए के अपोजिट है, मतलब एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है। एक्सटर्नल एंगल, जब तुम साइड को एक्सटेंड करोगे तो तुम्हें उसके एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन हमारा होता है एक्स सेंटर। फिर दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉप, मतलब किसी साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल लेना और उसको रेडियस मानते हो मिला देना, तो हमेशा वो तीनों को टच करता है। ये प्रॉपर्टी है यार, वो प्रॉपर्टी है, वो तीनों को ही टच करेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तो ढंग का मतलब वो तीनों को टच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक एक्स सेंटर। ऐसे में अगर मान लो इस साइड और इस साइड को एक्सटेंड कर दो तो हमारे पास ये 3 साइड है, 1 2 3, फिर से इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, जहां पर कट किया वहां से रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर, तुम्हारा दूसरा एक्स सेंटर आ जाएगा। ऐसे हम इस साइड को और इस साइड को एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, फिर रेडियस मानते हुए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमारा तीसरा एक्स सेंटर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 एक्स सेंटर होता है, तीनों का रेडियस अलग अलग होगा और तीनों का सेंटर भी ऑब्वियस बात है, 3 सर्कल 3 सेंटर से होने। तुमसे पूछा जाएगा फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल टचेज साइड AB। साइड AB टच कर रहा है, मतलब अगर मान लो ये A है, ये B है, C है, टचेज साइड AB, मतलब इसको टच करने वाला सेंटर हमसे ये पूछ रहा है। टचेज साइड BC वाले इसको टच करने वाला ये सेंटर ये पूछ रहा है। टचेज साइड AC तो हमें इसको ही पूछ रहा है। या तुमसे बोलेगा फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल अपोजिट टू वर्टेक्स A। वर्टेक्स A का अपोजिट ये है, तो ये एक्स सेंटर है। तो अगर A के अपोजिट है तो BC को टच करेगा। तुम्हें पहले पता करना होगा किस साइड को टच कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में हम इसी में आंसर लिखने वाले हैं, बस पहले तुम्हें यह पता चल रहा है कि किस साइड को टच कर रहा है, AB को टच कर रहा है कि BC को टच कर रहा है कि AC को टच कर रहा है। जिस साइड को टच करेगा, जिस साइड को टच किया उसका साइन माइनस रख दो, बस हमारा आंसर है। अगर वो BC को टच किया, तो लेंथ वाइज देखना, A का अपोजिट A होता है, B का अपोजिट B होता है, C का अपोजिट C होता है। तो अगर वो BC को टच किया तो A निगेटिव हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जहां भी तुम्हें A दिख रहा है वहां पर A को निगेटिव कर दो, जहां भी तुम्हें दिख रहा है। ये हमारा हो गया इस चीज का एक्स सेंटर जो A के अपोजिट है, BC को टच कर रहा है। अगर तुमसे बोलेगा जो C के अपोजिट हो तो किसको टच करेगा, C को ही टच करेगा। तो जहां भी तुम्हें C दिख रहा है इन सेंटर के फॉर्मूले में, जहां भी तुम्हें C दिख रहा है वहां पर माइनस C रख दो। मींस यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस। ये हमारा हो गया एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स C। दूसरा तरीका तुम ये भी बोल सकते हो कि वो AB को टच कर रहा है, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए फाइंड द एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स B, तो जहां पर तुम्हें B दिख रहा है, अपोजिट टू वर्टेक्स B के सामने लेंथ क्या है, B ही तो है। तो इन सेंटर वाले फॉर्मूले में जहां पर तुम्हें B दिख रहा है, प्लेन सेंटर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जहां पर तुम्हें B दिख रहा है वहां पर माइनस B कर दो। तुम्हारा यहां पर B है तो यहां पे माइनस B, यहां पे माइनस B, यहां पे माइनस B, यहां पे माइनस B। ये हो गया हमारा एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स B, या फिर तुम बोलो AC को टच करने वाला। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, 3 एक्स सेंटर होंगे। तो अगर मैं तीनों का अलग अलग फॉर्मूला बनाऊं तो बकवास हो जाएगा, 3 फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल है।
तीन फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, तीन फॉर्मूला नहीं याद करना, ठीक है। हम क्या याद करेंगे कि अगर ए के अपोजिट वाला एक्स सेंटर से ये वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला ए को निगेटिव कर दो इन सेंटर में, तो बोल दो माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कॉमा माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा हो गया अपोजिट टू वर्टेक्स ए। अपोजिट टू वर्टेक्स बी क्या होगा, अपोजिट टू वर्टेक्स बी मतलब अब बी को निगेटिव कर दो। ध्यान रहे क्वेश्चन दो तरीके से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, या तो तुमसे वर्टेक्स के अपोजिट बोलेगा, या तो साइड को टच करने वाला बोलेगा। तुमसे बोलेगा एसी को टच कर रहा है, तो ट्राइंगल बनाना एबीसी, तो एसी को टच करने का मतलब क्या है, बी के अपोजिट है, और बी के अपोजिट है मतलब बी को निगेटिव करना है। अगर वो AB को टच कर रहा है, AB को टच करने वाला मतलब C के अपोजिट है, तो C को निगेटिव करना है। BC को टच कर रहा है तो मतलब A के अपोजिट हो, A को निगेटिव करना है। तो ध्यान रखना किसको निगेटिव कब करना है, इसमें कहीं पर गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा किस टर्म को तुम निगेटिव करना चाह रहे हो, किस टर्म को तुम पॉजिटिव करना चाह रहे हो। तो ये हमारा हुआ एक्स सेंटर, ठीक है। एक्स सेंटर आने के बाद अगर तुमसे एक्स रेडियस पूछेगा तो तरीका वही है, साइड का इक्वेशन लिख लेना, एक्स सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देना, तो तुम्हारा रेडियस आ जाएगा। किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देना, इस पे भी डाल दो वो भी हमारा वही है, इस पे भी डाल दो वो भी हमारा वही है, तीनों हमारा बराबर होता है, तुम कोई भी कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी तरीका यूज करते हैं सेंटर निकालने का। अगर मान लो तुमसे तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है या फिर तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड इक्वेशन दिया गया, तुमसे एक्स सेंटर पूछ लिया गया, इन सेंटर पूछ लिया गया, कुछ भी बोलो, इन सेंटर एक्स सेंटर तुम कुछ भी बोलो, तो उसको हम एच कॉमा के मान लेते हैं। ये भी थोड़ा आसान प्रोसेस है, एच कॉमा के मान लेंगे, फिर एच कॉमा के से परपेंडिकुलर ड्रॉप बराबर, परपेंडिकुलर ड्रॉप दोनों बराबर, दो इक्वेशन दोनों ऐसे होकर तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर तुम वर्टेक्स निकालने से बच जाओगे, साइड निकालने से बच जाओगे। लेकिन प्लीज एक बार करके देखना मैं क्या तुम्हें बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर मान लो तुम्हें तीनों साइड का इक्वेशन दे दिया गया, तो तीनों साइड के इक्वेशन से हम वर्टेक्स निकाल देते, उसके बाद हम साइड का लेंथ निकाल देते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये सब नहीं करने वाले, हम मान लेंगे इन सेंटर को एच कॉमा के। अब तुम्हें ये पता है परपेंडिकुलर ड्रॉप तीनों पे बराबर होता है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप इसके बराबर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप इसके बराबर, दो इक्वेशन दोनों ऐसे के तुरंत आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे वो एक्स सेंटर भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉप पे मॉड होता है, क्योंकि वही चीज यहां भी है, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर सेम है, तो तुम्हें ये पता नहीं चल पाएगा तुमने जो आंसर निकाला है वो इन सेंटर है कि एक्स सेंटर है। तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। तो होप कर रहा हूं कि जो भी हम बता रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है। प्लीज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन भी करके मैं देखता हूँ कि है कि नहीं है, कैसे कैसे क्या क्या होना है। लेकिन अगर जैसे भी क्वेश्चन तुम्हारे इससे रिलेटेड मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, प्लीज उसको सॉल्व कर लेना। एक आध क्वेश्चन मुझे दिखाता है इन सेंटर का, उसको कर देते हैं, ठीक है तुम्हारे लिए। इन सेंटर का दिखाता है, इसको बोलो कि कोई सेंटर इन सेंटर कहाँ है भाई, एक आध दिखाता है यार, ऐसे कैसे क्या होगा। ओके, कहीं पर भी तुम्हें क्वेश्चन मिले प्लीज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी तुम कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो इन सेंटर का हो, एक्स सेंटर का हो, प्रैक्टिस करो यार, जितने भी तरीके, क्योंकि इसमें कौन सा फास्टेस्ट होगा कौन सा स्लोएस्ट होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे। हो सकता है तुम्हारा ये फास्टेस्ट हो सकता है मैं तुम्हें जो ये तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ बराबर है, ये तुम्हारा तरीका फास्टेस्ट हो, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज क्वेश्चंस कर लेना, टाइम बर्बाद नहीं करते। यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कैसे कैसे हो रहा है।